तो नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा और महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए हमने शुरू की है KVS TGT हिंदी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत भाग 1। अब तक हम पिछले अध्याय में 5 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं बसंत भाग 1 के अंतर्गत। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कहानी। क्या पढ़ेंगे? कहानी जिसका शीर्षक है पार नज़र के। शीर्षक क्या है? पार नज़र के। और इसके लेखक हैं, मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर और इस कहानी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है रेखा देश पांडे ने। किसने किया है? रेखा देश पांडे ने। और इसके कहानीकार कौन हैं? जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि एक मराठी लेखक हैं। तो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए यह कहानी पार नज़र के। कहानी क्या? पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेकिन क्या होता है कि छोटू एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। छोटू था, उसने अपने पापा का क्या लिया? जो सिक्योरिटी कार्ड मिलता है उसको लिया और वह क्या हुआ? उस सुरंग में पहुंच गया। फिर क्या हुआ? अब आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। पापा को क्या होता है? काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए उस रास्ते से जाने की मनाही थी। क्या थी? मनाही थी। चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का जो सिक्योरिटी पास था हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। कहाँ चल दिया? सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। जमीन के नीचे ही क्या थी? बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। क्या मिल गया था? जमीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका। मगर कहाँ? मौका कहाँ लगते ही फिसल गया। लेकिन कहाँ कि मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की नज़रें छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकतें हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे नियंत्रक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। क्या दी गई? खतरे की सूचना दी गई।
इन सारी गतिविधियों से छोटू अनजान आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। क्या है? जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जीते हैं वहाँ? तो आप फिर वहाँ कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी था। क्या था? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? स्पेस सूट में उसे क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर कि ठंड में मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने और फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन था। आगे क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। क्या किया? हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूरज की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं? यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इसका इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। यह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है। यह क्या? कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से यह पता चल रहा था कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ता ही चला जा रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया।
क्या किया, अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गया। क्या हुआ, छोटू का पापा सोच में डूब गया। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। देखें, अब अंतरिक्ष यान के एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। क्या रखा? छोटू ने पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? आगे लिखते हैं, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। किस पर थी? नंबर 1 पर। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि ये अंतरिक्ष यान खुद अब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव या इसमें कोई सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते हुए दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हम सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, बाकी कोई नई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि जो हो सकता है उन लोगों के अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यहाँ गलतफहमी हो। इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। क्या किया जाए? हमारे यहाँ पर किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का कार्य देखते थे। नंबर 3 क्या करते थे? सामाजिक व्यवस्था का कार्य करता था। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 वैज्ञानिक था। उसकी बात के बारे में अध्यक्ष कुछ बोलते ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौका उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर रहा है। अंतरिक्ष यान क्रमांक नंबर 1 हमारी ज़मीन पर क्या कर रहा है? उतर रहा है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। क्रमांक 1 अंतरिक्ष यान क्या था? साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा।
अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर, उस पर क्या है, बराबर हमारा ध्यान है और उसके लिए अंग पर हमारा नियंत्रण भी है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने समझाया। क्या उसे बताया? उन्होंने छोटू को एक कॉन्सोल दिखाया। एक क्या दिखाया? कॉन्सोल दिखाया, जिस पर कई बटन थे। जिस पर क्या थे? कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, और उसका ध्यान कहीं और ही था। उसका ध्यान क्या था? कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान उस कॉन्सोल पैनल पर था। किस पर था? उस कॉन्सोल पैनल पर था। कॉन्सोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। कॉन्सोल का एक जो बटन था उसको छोटू क्या था? दबाने का प्रयास कर रहा था। वह उसके मन में इच्छा थी। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच ही रहा था। बरबर अपनी तरफ खींच रहा था जो लाल लाल बटन था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कौंसिल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। यंत्र क्या था? बेकार हो गया था। यंत्र क्या था? बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ क्या हो गया है? बेकार हो गया है। नासा के टेक्नीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने एकत्रित करने का काम प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस धरती पर अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लग जाएगा या लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्यमय है। यह प्रश्न क्या है? आज भी रहस्यमय है। अब करते हैं आगे भाषा की बात। वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप का आ, प्रारंभ का आ मिलने से परिवर्तन हुआ। इसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संधि कहते हैं। शिष्ट धन आचार, श्रद्धा धन अंजलि, दिन धन अंक, उत्तर धन आंचल, सूर्य धन अस्त, अल्प धन आहार, ये क्या है? सभी संधि विच्छेद करने हैं आप सभी को। आगे लिखा है कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से समझ सकते हैं या कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया क्या हुआ? दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही कार्ड उठाया क्या हुआ? दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दें, दोनों वाक्य में क्या अंतर है? ऐसे वाक्य के 3 जोड़े तुम स्वयं बनाकर लिखो। छोटू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रेमदास व सुरेखा आप सभी का महान सुरेखा हिंदी धाम पर बहुत बहुत धन्यवाद आप अर्पित करता हूं। और आप सभी बने रहिए KVS TGT हिंदी के लिए। KVS TGT हिंदी के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुक्रिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा और महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए शुरू की है KVS TGT हिंदी श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 6 बसंत भाग 1, जिसके अंतर्गत अब तक हम 6 पाठों का अध्याय कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे साहिर लुधियानवी जी का शानदार गीत साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के माध्यम से साहिर लुधियान जी हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अकेले कुछ नहीं होता है, हमें मिलकर ही उस मुकाम पर पहुंचा जा सकता है जो हम हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या होगा? एक दूसरे की सहायता लेनी होगी और सहायता प्राप्त करके ही हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आप सभी के लिए साहिर लुधियान जी का गाना साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। सागर से रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी सीने अपने हैं, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इस गीत के माध्यम से गीतकार साहिर जी लुधियान जी कहना चाह रहे हैं कि हमें मंजिल पाने के लिए क्या करना होगा? एक दूसरे का हाथ बढ़ाना होगा। क्या होना होगा? एक दूसरे का हाथ बढ़ाना होगा और तब ही हम मिलकर उस बोझ को उठा सकते हैं। अगर वह व्यक्ति अकेला उसी कार्य को करेगा तो वह क्या हो जाएगा? थक जाएगा और वह मिलकर वह बोझ उठाना उसके लिए सिंपल हो जाएगा, साधारण कार्य हो जाएगा अगर वह मिलकर उस कार्य को करता है। तो आगे कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, अर्थात जब हमने मिलकर कोई कार्य किया है तो हमने उस मंजिल को प्राप्त किया है। सागर ने रास्ता छोड़ा है, पर्वत ने शीश झुकाया है। आप लोगों को पता होगा दशरथ मांझी, दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने एक पर्वत, एक चट्टान को काट करके क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। तो यह सब क्या हुआ? उसकी अकेले की मेहनत थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसको सहयोग मिलता है और वह उस चट्टान पर एक रास्ता बनाने में सक्षम होता है। यानी कि हम उस कार्य को अकेला नहीं कर सकते, अगर हमें मिलकर करना होगा तो वह कार्य जल्दी पूर्ण होगा। आगे लिखते हैं, फौलादी सीने अपने हैं, फौलादी हैं बाहें। हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो सपने हैं, वो क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम चट्टानों में भी राहें यानी रास्ता बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रास्ता बना सकते हैं। आगे लिखते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना।
आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। आगे साहिर लुधियान जी कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, यानी कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह रेखाएं स्थापित करेगा, वह अपना आदर्श स्थापित करेगा। और हमें मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत करके ही अपने उस मुकाम को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें निरंतर मेहनत करते रहने चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। पिछले समय में, अंग्रेजों के समय में हमने क्या किया, अन्य लोगों के लिए मेहनत की, लेकिन अब वो समय चला गया और अब हमें अपने खातिर, अपने स्वाभिमान के खातिर, अपने राष्ट्र के खातिर, अपने खुद के सुख के लिए वह मेहनत को लगातार जारी रखनी होगी। आगे लिखते हैं, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अगर हम एक दूसरे का सहयोग लेकर सुख दुख में उनका मेहनत का फल करेंगे तो हमें वह सफलता मिलेगी। हमें एक दूसरे का सहयोग से ही हम उस मंजिल को जल्दी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, यानी कि जो अपना रास्ता है वो नेक है तो अपन को मंजिल भी प्राप्त होगी। आगे कहते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक महिला है जो कुदाली से इस पात्र में डाल रही है, अर्थात ये कार्य कर रही है और ये इसको ले जाके ऊपर दे रहा है। इस प्रकार मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं साहिर लुधियानवी जी, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस प्रकार साहिर लुधियानवी जी हमें इस गीत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई भी कार्य हो, अगर हम उस कार्य को मिलजुल कर करेंगे, संगठित होकर करेंगे, तो हमें उस कार्य में इतनी परेशानियां और इतनी बाधाएं नहीं आएंगी। कहते हैं कि एक एक अगर कतरा है, एक एक अगर खून का कतरा है, तो वह जब मिल के चलेंगे तो वह भी क्या बन जाएगा, दरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दरिया बन जाएगा। और अगर एक एक जर्रा है, यानी एक एक सूती कपड़ा है, तो वह क्या बन जाएगा, सहरा बन जाएगा, हमारे सिर पर धारण करने के योग्य बन जाएगा। और अगर छोटी छोटी कंकरियां हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उन्हें अगर मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे। अगर हम इंसान भी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हमारी किस्मत को भी हम स्वयं बदल लेंगे। क्या कर लेंगे, हमारी किस्मत को भी हम स्वयं बदल लेंगे। अर्थात इस गीत के माध्यम से साहिर लुधियानवी जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। तभी तो कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं, अर्थात संगठन में ही शक्ति होती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा आज साहिर लुधियानवी जी का गीत साथी हाथ बढ़ाना। अब देखते हैं भाषा की बात।
पहले पढ़ते हैं कहावतें। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक और एक 11 मिलकर क्या होते हैं? 11 होते हैं, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। हाथ को हाथ न सूझना, अर्थात कुछ दिखाई न देना। हाथ साफ करना, हाथ पैर फूल जाना, परेशान होना, हाथ तो हाथ लग जाना और हाथ लगाना। ये सभी मुहावरे थे। अब करते हैं भाषा की बात। हाथ और हस्त। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए हस्त और हाथ में छिपे हैं, जैसे हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, हथकरघा, हस्ताक्षर, हथकंडा और निहत्था। ये सभी हाथ और हस्त से बने हुए शब्द हैं। इस गीत में पर्वत, सांस, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। इन शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए। क्या लिखिए? प्रचलित रूप लिखिए। आगे देखते हैं। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य में गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहमान की मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति छंद में बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी प्रयोगकर्ता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए तो उन्हें क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निज का अर्थ होता है अपना। क्या होता है? अपना। इस प्रकार निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। निजवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जो नीचे दिए जा रहे हैं। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मिलते हैं अगले अध्याय में। साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा, महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का अवश्य मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हमने शुरू की है केवीएस टीजीटी हिंदी। केवीएस टीजीटी हिंदी, इसके अंतर्गत हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत भाग 1, जिसके अंतर्गत अब तक हम 7 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। अगला अध्याय है ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है और यह एकांकी विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई एकांकी है। तो प्रस्तुत करते हैं आप सभी के सामने ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर। पहले एकांकी में क्या है? पाठ परिचय है। क्या है? पाठ परिचय है। पाठ परिचय में मोहन क्या है? एक विद्यार्थी है। दीनानाथ क्या है? एक पड़ोसी है। माँ क्या है? मोहन की माँ है। पिता क्या है? मोहन का पिता है। और मास्टर क्या है? मोहन का मास्टर है। क्या है? मोहन का मास्टर है। तो मोहन क्या है? एक विद्यार्थी है। मोहन क्या है? विद्यार्थी। दीनानाथ क्या है? पड़ोसी। माँ क्या है? मोहन की माँ है। पिता कौन है? मोहन का पिता है। और मास्टर तो क्या है? मोहन के मास्टर है। और अन्य पात्र हैं वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। ठीक है जी, आप करते हैं शुरू। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। यानी कि पहला दरवाज़ा कहाँ खुलता है? सड़क के बाहर, दूसरा कमरे के अंदर और तीसरा कहाँ खुलता है? रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। अलमारियों में क्या है? पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। यानी मोहन की उम्र कितनी है? 8 या 9 वर्ष के लगभग। तीसरी क्लास में पढ़ता है। उस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। क्या है? उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ
पुचकार कर, नैने ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। उसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? इसके पिता कहते हैं मोहन की माँ से कि कहीं मोहन ने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। पिता कहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर बोला, चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया, नहीं गोला सा फूटता है तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। हवाइयाँ उड़ रही है। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया। बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ, नैना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं प्रति। हींग, चूरन, पीपरमेट सब दे चुकी हैं। वैद्य जी आ जाते। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी उठाते हैं। पिता, यह 43-332 है जी? हाँ जी बिल्कुल है। बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। हाँ जी, मोहन के पेट में दर्द है जी? नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है कि बस नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है जी? नहीं। दस्त तो नहीं आया जी? नहीं। दस्त तो नहीं आया जी? हाँ। पेशाब तो गया था जी? नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौगा रख देता है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ माँ माँ, ओ माँ, उल्टी आती है। घुटकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो रहा है? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। क्या करता है? घर पे उठाए रहता है। अब बोलते हैं दीनानाथ जी। क्या बोलते हैं दीनानाथ जी? अजी घर क्या, पड़ोस को ही गुलजार किए रहते हैं। गुलजार यानी सुगंधित या महकाने वाला। इसे छेड़ और उछाड़, उस इसे छेड़ उसे पछाड़,
इसके मुक्के, इसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ होती तो वह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे ही हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे ओ, घबरा कर माँ, माँ घबरा कर, क्या क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआ सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे क्या होता है। मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा, जय राम जी। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैला फैलाकर सिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, हो। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी। वे दीनानाथ जी, आपकी पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी, यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब को समझ नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, तभी देखता है, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। तबीयत तो क्या है, बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है
एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी दवा हवा रुक रुक जाती है, फंदा डाल लेती है, बस उसी में ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? दूर से। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसन आती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी। रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है। खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहजमी है, बदहजमी है, बदहजमी है। क्या है? बदहजमी है। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, यानी उनके पिताजी के साथ में खाकर गया था, वह भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। किसका होता है? मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर, आ जाइए आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो स्कूल में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाना तो बेचारे ने कुछ खाया ही नहीं। मास्टर, तब शायद नए खाने का दर्द है। समझ गया, इसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। ये मोहन है और ये मोहन के मास्टर जी हैं। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन ऐसे लड़कों को वह हो जाती है, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह बीमारी हो जाती है। माँ, सच? हाँ। क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत जाना, पर हाँ, एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ, बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, इनकार कर देता है कि भाई उन्होंने काम नहीं किया है। मोहन, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ, चौकर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन क्या होता है? सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर गायब हो जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है।
हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए। सो अलग पिता से। देखो जी आपके। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, उस स्कूल के काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा किसी से हाथ से छूटकर पर्स पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा वाह, तुमने खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिरता है। यह कहानी एक व्यंग्य के रूप में आज भी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बालक किस प्रकार अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और छोटी कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं वह किस किस प्रकार बहाना बनाकर स्कूल न जाने का प्रयास करते हैं। इसमें मोहन भी एक ऐसा ही लड़का है जो ऐसे ऐसे का बहाना बनाकर काम की वजन से उस कार्य को करने में अक्षम होता है, लेकिन मास्टर जी उस कार्य को समझ जाते हैं और उस बच्चे पर सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें 2 दिन की छुट्टी या अवकाश देते हैं और मोहन उस कार्य को करते हैं। इसी के बाद में ये ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।